नमस्कार, मेरे देश की धरती के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। कार्यक्रम के इस अंक में हम खास तौर पर बात करेंगे जलवायु परिवर्तन, मौसम के बदलते मिजाज और खेती पर उसके असर की। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इन दिनों पर्यावरण में प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा देश विदेश में छाया हुआ है। मानव के द्वारा खुद पैदा किए गए इस संकट का एक बड़ा नतीजा मौसम का बदलता मिजाज है और इसका भरपूर असर खेती पर और किसानों पर भी पड़ा है। हाल के दिनों में फसलों पर मौसम की मार की कई घटनाएं हुई हैं और चिंता की बात तो ये है कि इसमें लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। इस पूरी स्थिति की पड़ताल करती हुई देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मॉडलों का अनुप्रयोग करते हुए बताया है कि अगले 100 वर्षों में पृथ्वी की सतह और उसके ऊपर वायु का तापमान 1.4 से 5.8 डिग्री तक बढ़ सकता है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने से आने वाले समय में न केवल इंसान बल्कि जीव जंतु और खेती पर इसका विपरीत असर पड़ने से समस्त जीवधारियों के ऊपर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। वैश्विक मौसम का बदलता मिजाज और जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी जैसी घटनाओं ने समस्त विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार बदलते पर्यावरण में तपती धरती का सबसे ज्यादा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है। भारत के संदर्भ में ये चेतावनी इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार भी है। किसान को इसमें जागरूक किया जाए, क्योंकि एक्चुअली वही जमीन के स्तर पर खेती करते हैं और कौन से तरीके अपनाएं। जानवरों को भी मच्छर से बचने के लिए धुएं करते हैं, तो ये कुल मिलाकर के जाकर के वातावरण को ही असर करता है। तो इन सब चीज़ों पे सचेत करने की ज़रूरत है। फसल चक्र क्या होगा, कौन से फसल वो हैं जो कि ज़्यादा तापक्रम बढ़ता है तो भी हम उगा सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि यदि बाढ़ की भी स्थिति आती है तो हो सकती हैं। तो इन सभी उपायों पे विचार करते हुए और चर्चा करते हुए किसानों को साथ लेकर के जब हम चलेंगे और शोध करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस समस्या से पार पा पाएंगे, लड़ पाएंगे और पूरे देश के सामने और जो विश्व के सामने समस्या है क्लाइमेट चेंज की, उससे हम बच सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार सन 2050 तक शीतकाल का तापमान लगभग 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। इससे मानसूनी वर्षा में 10 से 20% तक की कमी होने का अनुमान है। बारिश की मात्रा के परिवर्तन होने से फसलों की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। क्लाइमेट चेंज या जो गर्मी ज़्यादा हो सकती है, बारिश जब कम हो सकती है, उसका असर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो अनाज है, जो तिलहन है, दलहन है, उसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ती है। बागवानी के क्षेत्र में अगर बारिश ज़्यादा हो उसका असर तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। जलवायु में होने वाला परिवर्तन देश की राष्ट्रीय आय को भी प्रभावित कर रहा है। राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा बीते कुछ सालों में कम हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा कम होने से देश के बहुत से भागों में खड़ी फसलें सूख गई, जिससे न केवल खाद्यान्नों का उत्पादन प्रभावित हुआ बल्कि इनकी कीमतों में भी तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। जो पानी की क्राइसिस है वो कई कारण होते हैं। वर्षा कम है या वर्षा समय से नहीं हुआ जब फसल को पानी चाहिए होता है, तो इसके लिए जो भी असिंचित क्षेत्र हैं उसमें तो जितने भी जल संचयन, जल संरक्षण के कार्यक्रम हैं, उससे जो है रहने से अच्छा रहता है। और किस तरह से उसका जल का प्रबंधन करना है, सही समय में सही मात्रा में जो जल है उसको किस तरह से सिंचाई के लिए उपयोग में लाना है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सीधे तौर पर तकरीबन 64% उस आबादी पर खास तौर से पड़ेगा जिसके जीवन यापन का साधन कृषि है और सबसे बड़ा डर खाद्य सुरक्षा को लेकर है। पिछले 3-4 साल से हम बड़ा क्रिटिकली इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमने देखा है कि मार्च और अप्रैल के अंदर जो सीज़न नहीं है बारिश का, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इसी साल की यदि मैं बात करूं, जो अप्रैल के अंदर बारिशें हुई है उसका हमारे कई तरह से प्रभाव पड़े हैं फसल के ऊपर। सबसे पहला असर तो ये हुआ कि गेहूं जो थी उसकी कटाई में थोड़ा सा डिले हुआ और उसके कारण क्या हुआ कि हमारे कुछ एरिया में खास करके कॉटन ग्रोइंग जो कपास का एरिया था उसके अंदर सोइंग भी डिले होगी। उसके कारण हमें बाद में भी नुकसान हुआ। और आपको जैसे कि पता है कि पूरे उत्तरी भारत के अंदर
पंजाब और हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कपास होती है वहाँ पे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। कृषि और जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव सर्वहारा वर्ग पर पड़ रहा है, जिनकी कुल आय का 50% से भी ज्यादा हिस्सा अन्न, जल और स्वास्थ्य संबंधित मदों पर खर्च होता है। कभी भी जलवायु परिवर्तन का जो अधिक प्रभाव है, विपरीत प्रभाव, वो जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं या जो इकोनॉमिकली वीक हैं या ड्राई एरिया में हैं उनके ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं। और इसीलिए हम लोगों का प्रयास यही है कि उनके लिए किस किस तरह के जो छोटे छोटे आयाम हैं, जो भी इंटरवेंशंस हैं, वो बनाए जाएं, और वो हम लोग डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं। क्लाइमेट की वजह से जो हमारे यहाँ बीच में रोग, ज़्यादा से ज़्यादा वायरस जो बोलते हैं हम, वो ज़्यादा फैल सकती है। और कोयले जो पड़ रहे हैं वो भी अगर ज़्यादा हो तो उसका असर तो हमने आजकल हर जगह में देख रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वैज्ञानिक रीति से उसके एक नियंत्रण में एक कंटिंजेंसी प्लान बनाना होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूखे के कारण खरीफ की मुख्य फसलों चावल, दलहन और तिलहन के उत्पादन में 20% तक की कमी हो सकती है। देश में खाद्यान्न उत्पादन में 5% कमी की संभावना जीडीपी को 1% तक प्रभावित करेगी। तापमान के बढ़ने से रबी की फसलों में एकदम बालियां आने, गेहूं व चने की फसलों के दाने बहुत पतले होने और उत्पादकता घटने जैसे कई असर पड़ सकते हैं। हमारे रिसर्चेज इस स्थिति में हैं कि हम बढ़ा करके उन फसलों को देखते हैं कि यदि 35 डिग्री पे आज कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल ऐसा क्रिएट करके हम देख रहे हैं कि यदि 40 डिग्री तापक्रम होगा तो हमारी फसल कैसा व्यवहार कर रही है, 45 डिग्री होगा तो हमारी फसल का व्यवहार क्या होगा। तो वो शोध हम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि तापक्रम बढ़ने में कौन सी फसल हमारी रहेगी, कौन सी प्रक्रियाएं हमें करना होगा, कब होना होगा, समय उसके पहले बुआई करनी होगी या बाद में बुआई करनी होगी। तो ये सभी करेंगे। फसलों को बदलाव भी करने की बात आएगी, प्रजातियों के बदलाव करने की बात आएगी। जो बोने की विधियां हैं और जो फसल उगाने की विधियां, उन सभी के ऊपर एक सतत शोध चल रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार यदि तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होती है तो खाद्य पदार्थों के उत्पादन में 24 से 30% तक की कमी आ सकती है। भारत में चावल के उत्पादन में तापमान बढ़ने से 2020 तक 6 से 7% की कमी होगी, जबकि गेहूं के उत्पादन में 2020 तक 5 से 6%, आलू के उत्पादन में 2020 तक 3% और सोयाबीन के उत्पादन में 3 से 4% की कमी होने का अनुमान है। ये जो प्रयोग हुए ये हमारी प्रयोगशाला में हुए थे और कृत्रिम रूप से हमने जो तापक्रम को बढ़ा के देखा, ज़्यादा पानी दे के देखा, तो उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि चावल के अंदर 4 से 6% तक की कमी आ सकती है 2020 में। और 2050 और 80 के भी मॉडल्स के अंदर हमने करके देखा तो कुछ क्रॉपों के अंदर नुकसान होने की काफ़ी संभावना है। यदि सिनेरियो इसी तरह से चलता रहे तो नुकसान होने की संभावना है, इसमें कोई शक नहीं है। जलवायु परिवर्तन से न केवल फसलों की उत्पादकता प्रभावित होगी बल्कि उनकी पौष्टिकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फल एवं सब्जियों वाली फसलों में फूल तो खिलेंगे लेकिन उनसे फल या तो बहुत कम बनेंगे या उनकी पौष्टिकता प्रभावित होगी। भारत का विश्व प्रसिद्ध चावल बासमती भी जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बच नहीं पाएगा। तापमान वृद्धि से इसकी खुशबू प्रभावित होगी। फूल एक ऐसी चीज़ है, थोड़ा बारिश ज़्यादा हो तो उसका असर तो सड़ जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि एक प्रोडक्टिविटी के ऊपर, उत्पादकता के ऊपर असर पड़ सकती है, क्वालिटी के ऊपर असर पड़ सकती है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के ऊपर असर पड़ सकती है, और मैं सोचता हूँ कि उसका जो रोग या कीट वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। तापमान वृद्धि से समुद्रों का जलस्तर बढ़ जाएगा, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। जलस्तर बढ़ने से किसानों के खेतों और घरों को समुद्र अपनी आगोश में ले सकता है। वहीं जमीन क्षारीय होने से खेती करना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर होने से हमारे लिए जो मछली का ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसमें थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर उससे अचानक फ्लड आ जाए या बहुत ज़्यादा पानी का स्तर बढ़ जाए तो मछलियों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। फ्लड में कहीं बह गए, कहीं मर जा सकते हैं, और कभी पानी मान लीजिए उनके घरों पे आ गया, जो मछुआरे रहते हैं, तटीय स्तर पे रहते हैं, तो उससे भी उनकी जीविका पे असर पड़ सकता है। तापमान बढ़ने से हिमालय के हिमनद हर साल 30 मीटर की दर से घटने लगेंगे, जिससे उत्तर भारत के राज्यों में खेती के लिए पानी का अप्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है, तो दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूप से आय की हानि और खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों के रूप में समस्याएं भी हमारे सामने आ रही हैं। जो तापक्रम बढ़ने की बात आप कर रहे हैं और ग्लेशियर्स के पिघलने की बात कर रहे हैं,
वो केवल एक पहलू नहीं है कृषि, इसके अलावा बहुत सारे पहलू हैं। जैसे हम गाड़ियों का जो प्रयोग कर रहे हैं और अत्यधिक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं या मीथेन गैसेज हैं, जो हमारे कल कारखाने हैं पुराने तरीके के बने हुए हैं या जो कोयले के कारखाने हैं, तो इन सब से बचने के लिए एक सार्वजनिक उपाय करने की ज़रूरत है। और जैसे बड़े बड़े शहर बन रहे हैं और एक एक घरों में 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, सभी गाड़ियां चलती हैं, तो जो भी उत्सर्जन हो रहा है उससे पूरे वातावरण को असर पड़ता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने खोज करके बताया है। तो मुझे लगता है कि हर तरह के उपाय करने की ज़रूरत है। अभी अचानक टेम्परेचर बढ़ा और ग्लेशियर पिघल गए और अचानक एकदम पानी बढ़ गया, चाहे वो नदी में हो या किसी रिजर्वायर में आ जाए, तो अचानक बढ़ने से जो छोटी छोटी मछलियां हैं वो तो एकदम बह जाएंगी और बहने से मर भी सकती हैं और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के कृषि पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मिट्टी की संरचना, उसकी उत्पादकता अहम स्थान रखते हैं। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्यक्षमता प्रभावित होगी, मिट्टी में लवणता बढ़ेगी और जैव विविधता घटती जाएगी। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जहां एक ओर मिट्टी का क्षरण अधिक होगा, वहीं दूसरी ओर सूखे की वजह से बंजरता बढ़ जाएगी। जो टेम्परेचर इंक्रीज है, तापमान में जो वृद्धि है, उससे एक तो जो फसल है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर असर पड़ता है, सॉइल मॉइस्चर में कमी हो जाती है। और दूसरा होता क्या है कि जब तापमान बढ़ता है तो जो एक वाष्पीकरण या इवेपोरेशन और इवेपोट्रांसपिरेशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि क्लाइमेटिक डिमांड वाटर की बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ जो सप्लाई साइड है वो कम हो जाती है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर समुद्र में पानी बढ़ जाता है और ख़ास तौर से जो कह रहे हैं उथल पुथल होता है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो कभी कभी ऊपर भी आ सकते हैं। जू प्लांकटन और फाइटो प्लांकटन होते हैं समुद्र में, जिसको मछलियाँ खा के आगे बढ़ती हैं, तो वो कभी बढ़ भी सकते हैं। तो दोनों तरह का प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर सुनामी आ गई और बहुत ज़्यादा पानी अंदर घुस आया तो उसका तो हानिकारक प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन से कीट व रोगों की मात्रा बढ़ेगी। कीटों में वृद्धि के साथ ही उनके नियंत्रण हेतु अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा, जो जानवरों व मनुष्यों में अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देगा। जो समस्या के ये भी हिस्से हैं, जैसे कि जब तापक्रम बढ़ता है या जब बरसात होती है, तरह तरह के जीवाश्म पैदा होते हैं, उसमें बहुत सारे हानिकारक होते हैं और बहुत लाभप्रद भी होते हैं। तो उनसे बचने के लिए भी उपाय हमें करने की ज़रूरत है। यदि रासायनिक जो दवाएं हैं उनसे मारते हैं तो उसके कुप्रभाव भी होते हैं, लेकिन कई बार उन्हें करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ जो जैविक उपाय हैं, बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो कि मित्र कीट के रूप में भी हम जानते हैं, जो कि शत्रु कीटों को मार सकते हैं। तो तरह तरह के उपाय हमें करना पड़ेगा, जो कि कल्चरल उपाय हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव जल संसाधनों पर पड़ेगा। जल आपूर्ति की भयंकर समस्या उत्पन्न होगी और सूखे व बाढ़ की स्थितियों में इजाफा होगा। अर्धशुष्क क्षेत्रों में शुष्क मौसम अधिक लंबा होगा, जिससे फसलों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्षा की अनिश्चितता भी फसलों के उत्पादन को प्रभावित करेगी तथा जल स्रोतों के अधिक दोहन से जल स्रोतों पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। जो भी क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है वो जल के ऊपर, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर है और फसलों के ऊपर है। अलग अलग तरह से हम लोगों ने उसको अनुमान भी लिया है कि अलग अलग वर्षों में अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे पानी की मात्रा में कितनी कमी होगी, फसल में क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है और इसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट के तौर तरीके हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने कई जगह पे अभी 121 जिलों के गांव में पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने ये डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं पिछले 4 वर्षों से। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं और टकराव से जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन में साफ तौर पर कहा गया है कि पर्यावरण संतुलन के लिए सभी देशों को मिलकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर न केवल कटौती में ध्यान देना होगा, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में हो रही बढ़ोतरी रोकने के लिए प्रभावी कदम भी उठाने होंगे, ताकि इंसान के साथ साथ समय रहते समझ जीव जंतुओं और कृषि जगत को बचाया जा सके। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन का बुरा असर खेती पर और किसानों पर भी पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इससे किस तरह से बचा जा सकता है।
या फिर किस तरह से इसके बुरे असर को कम से कम किया जा सकता है ताकि फसलों की उत्पादकता को न सिर्फ बरकरार रखा जा सके बल्कि उसमें बढ़ोतरी भी की जा सके। जानने की कोशिश करते हैं अपने इस रिपोर्ट में। भारतीय कृषि पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के अनेक उपाय हैं, जिनको अपनाकर हम कुछ हद तक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अपनी कृषि को बचा सकते हैं। तापमान वृद्धि के साथ फसलों में सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में जमीन में नमी व संरक्षण व वर्षा जल को एकत्रित करके सिंचाई हेतु प्रयोग में लाना एक उपयोगी एवं सहयोगी कदम हो सकता है। वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से हम वर्षा के पानी को संचित कर सिंचाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इससे जहां एक ओर हमें सिंचाई की सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर भूजल पुनर्भरण में भी मदद मिलेगी। वाटरशेड मैनेजमेंट जो है अपने आप में एक एकीकृत तरीका है, जिसमें हम उस क्षेत्र के अंदर जल, भूमि, मृदा, वनस्पति सभी को इकट्ठा और लोगों के साथ में लेके करते हैं, क्योंकि हमारा है कि पार्टिसिपेटरी वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट अपने आप में हमारे विचार से एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिसको क्योंकि ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तो इसको करने से ये क्लाइमेट चेंज को एडाप्टेशन बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण तरीका है। रासायनिक खेती से हरित गैसों के उत्सर्जन में भी इजाफा होता है, इसलिए हमें जैविक खेती करने की तकनीकों पर अधिक से अधिक जोर देना चाहिए। एकल कृषि के बजाय समग्र कृषि अपनाकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। जैविक खेती के बहुत ज़्यादा संभावनाएं तो हैं, लेकिन जहां तक फर्टिलाइज़र की बात है, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के अंदर हमें आमूल परिवर्तन करने होंगे। अभी जैसे आपको पता है कि सरकार ने भी सारी जितना भी यूरिया है उसके ऊपर नीम कोटेड किया है, तो उससे करीब करीब 5 से 10% की स्लो रिलीज के कारण उसका नुकसान कम होता है। और भी हमारे अध्ययन चले हुए हैं, प्रयोग चल रहे हैं, उसके अंदर कुछ एक तकनीक हमें मिल चुकी है जिसके अंदर उत्सर्जन कम होगा। खास करके जब यूरिया या फर्टिलाइज़र का या उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो उसके अंदर कुछ एक तकनीक हमने तैयार कर ली है और किसानों के ऊपर ट्रायल भी चल रहे हैं। तो उससे हमें उम्मीद है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, उसका काफ़ी हद तक हम मतलब कुछ प्रणाली के अंदर चेंज करके हम उसमें कामयाब होंगे। इस जलवायु परिवर्तन के दूरगामी प्रभावों के मद्देनजर हमें ऐसे बीजों के किस्मों का विकास करना होगा जो नए मौसम के अनुकूल हो, अधिक तापमान, सूखे व बाढ़ की विभीषिकाओं को सहन करने के अलावा लवणीयता व क्षारीयता को सहन करने वाली हो। कृत्रिम रूप से भी प्रयोगशालाएं बना करके उसमें तापक्रम बढ़ा करके फसलों को उगाने का प्रयास करके ये प्रभाव देखने की कोशिश की जा रही है कि बढ़े हुए तापक्रम में वो फसलें कैसा व्यवहार कर रही हैं। तो वो पूरी सोच की प्रक्रिया में शामिल है कि जब तापक्रम बढ़ेगा तो कौन सी फसल, कौन सी प्रजाति, कौन सा बीज चलेगा, किस समय पर उसको बोना चाहिए, कब उसको काटना चाहिए और कौन कौन से उपाय करना चाहिए। और तरह तरह के जैसे उपाय कर रहे हैं, जैसे पॉली हाउसेज भी हमने करना शुरू किया। जहाँ ठंड ज़्यादा थी वहाँ पॉली हाउसेज ज़्यादा चल रही हैं, जहाँ तापक्रम अधिक है वहाँ नेट हाउसेज करके खेती करने का। तो ये जो ओवरऑल जो हमारे उपाय हैं एक उसी सीढ़ी में एक प्रयास हैं। और ये उत्तराखंड में हुआ, कश्मीर में हुआ, वो भी एक क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि हमने इतने सारे पेड़ पौधे वहाँ सब निकाल चुके थे, तो उसी की वजह से उसका जो असर पड़ा 10 गुना ज़्यादा असर पड़ा। और अगर हम ये हमारे पर्वतीय क्षेत्र पे, हिमालय के तट पर क्षेत्र पे अगर जलवायु परिवर्तन का थोड़ा हम वैज्ञानिक रीति से कम करना चाहते हैं तो बागवानी का क्षेत्र एक महत्व होगा। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमें फसलों के प्रारूप और उनके बोने के समय में भी परिवर्तन करना होगा। मिश्रित खेती और इंटरक्रॉपिंग और वानिकी अपनाकर जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटा जा सकता है। बागवानी और एग्रो फॉरेस्ट्री और जैसे एक मिक्सड फार्मिंग से क्या होता है कि कुछ जड़ ऐसे हैं कि वो 10 फुट जाते हैं, कुछ 15 फुट जाते हैं, कुछ 20 फुट जाते हैं, तो और कुछ ऐसे चीज़ हैं जो ऊपर ही रहते हैं, तो साइल को हर क्षेत्र में पकड़ने के लिए आसान पड़ती है। और जैसे जैसे वो बहुत सारे पेड़, चाहे वो एग्रो फॉरेस्ट्री का हो, चाहे वो मिक्सड फार्मिंग का हो, मैं सोचता हूँ कि वातावरण के रूप में ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से कृषि को बचाने के लिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का समुचित इस्तेमाल पारंपरिक ज्ञान के साथ सामंजस्य करके करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम खेती में ऐसे तौर तरीकों को अपनाएं जिनसे मृदा की उत्पादकता को बरकरार रखने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में भी मदद मिल सके। जलवायु परिवर्तन के कृषि पर तात्कालिक एवं दूरगामी प्रभाव देखे जा सकते हैं। इनसे निपटने के लिए हमें इस क्षेत्र में तत्काल 2 काम करने चाहिए।
एक यह है कि जलवायु परिवर्तन से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और दूसरा यह कि इस परिवर्तन की भरपाई हमें कुछ वैकल्पिक फसलें उगाकर कैसे की जा सकती है। और इन सब से निपटने के लिए हमें ऐसी किस्में विकसित करनी होगी जो जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में न केवल सक्षम हो, बल्कि ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी या कम बारिश या ज़्यादा बारिश में भी अच्छी पैदावार देने में उपयुक्त हो। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अब बारी है कुछ खबरों को संक्षेप में देखने की। देश एक नज़र में। पश्चिम मिदनापुर में जंगल के पास बसे गांव में करीब 30-40 हाथियों का झुंड घुस आया और वहां काफी तोड़फोड़ की, जिससे ग्रामीण काफी सहम गए। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन जंगल से हाथी का समूह रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं और घरों और खेतों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कई बार प्रशासन के आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन प्रशासन हाथियों को रिहायशी इलाके में आने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब भी उन्हें गांव में हाथियों के घुसने की खबर मिलती है तो वो फौरन मौके पर पहुंचकर हाथियों को भगाते हैं। वहीं गांव जंगल के इतने पास हैं कि वहां हाथियों को गांव में घुसने से रोक पाना असंभव है। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक तेंदुआ रात के वक्त स्कूल में घुस आया, जिसके बाद पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया। इसकी खबर जिला प्रशासन को दी गई, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश की। करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद वन विभाग के कर्मचारी पकड़ने में कामयाब हुए। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए की उम्र करीब 3 साल है और वो रात के वक्त रास्ता भटककर रिहायशी इलाके में आ गया था। वन विभाग के कर्मचारी पकड़े गए तेंदुए को जांच करने के बाद दोबारा जंगल में छोड़ देंगे। उत्तराखंड के रामनगर में कोसी नदी में आजकल परदेशी पक्षियों का आना शुरू हो गया है, जिससे चलते देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यावरणविद और पक्षी प्रेमी रामनगर पहुंच रहे हैं। हर साल साइबेरिया और दूसरे कई देशों से इस सीजन में अधिक ठंड पड़ने की वजह से उड़ान भरकर भारत में ये पक्षी आते हैं और कई महीने तक भारत में रहने के बाद ये वापस अपने देश लौट जाते हैं। रामनगर में इन मेहमान पक्षियों को देखने आने वाले पर्यटक भी काफी खुश हैं। इन पर्यटकों का कहना है कि साइबेरिया और दूसरे देशों से आए पक्षी देखने में काफी खूबसूरत हैं। रामनगर के स्थानीय निवासी भी इन पक्षियों की देखभाल में कोई कमी नहीं करते हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा में ग्रामीणों ने पूरे गांव को शराब मुक्त होने की दूसरी वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाई। इस दौरान ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर पूरे गांव में रैली निकाली। रैली में महिलाओं और बच्चों ने शराब मुक्त गांव के बैनर भी पकड़े हुए थे। गुलबर्गा की महिलाओं का कहना है कि पहले उनके गांव के ज्यादातर पुरुष शराब पीते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था, जिसके लिए गांव की महिलाओं ने एक साथ मिलकर पूरे गांव में शराबबंदी का अभियान चलाया और 2 साल पहले ये महिलाएं अपने मकसद में कामयाब हो गईं और सभी ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर शराब नहीं पीने का प्रण लिया। आज पूरे गांव में कोई भी ग्रामीण शराब नहीं पीता है। दोस्तों अब बारी आ गई है आपसे विदा लेने की। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही, लेकिन कार्यक्रम का ये खास अंक आपको लगा कैसा, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का तो हमें ख़ास तौर पर इंतज़ार रहता है। कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है मेरे देश की धरती, कमरा नंबर 226, डीडी न्यूज़, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 011-2338-6947। तो कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। जय भारत, जय किसान, नमस्कार।